नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर सभी का स्वागत है। कल की कक्षा में हमने समिति के विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम बात करेंगे समिति के लक्षण क्या हैं। जो समिति के विशेषताएं हैं उसी से मिलते जुलते हमारे समिति के लक्षण हैं। उसमें पहला लक्षण है व्यक्तियों का समूह। अर्थात क्या, तो समिति में व्यक्तियों के समूह होना एक आवश्यक तत्व है। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में भी बताया था कि केवल व्यक्तियों का समूह होने भर से काम नहीं चलेगा, उसमें कोई ना कोई उद्देश्य निश्चित होना चाहिए। फिर अगला बिंदु आता है निश्चित उद्देश्य, अर्थात जो व्यक्ति मिलकर के समूह बनाते हैं उनका एक निश्चित उद्देश्य भी होना आवश्यक है। आगे आती है विचार पूर्वक स्थापना। विचार पूर्वक स्थापना का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति समूह बनाते हैं और किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर उसमें आपस में विचार करके उसके नियम बना करके उस समिति की स्थापना की जाती है। फिर आगे बिंदु आता है एक निश्चित संगठन। तो जो व्यक्ति अपना समूह बनाते हैं उनमें एक सामान्य हित होना आवश्यक है और आपस में संगठित होना उसका परम आवश्यक तत्व है। अगला बिंदु है कि समिति के लक्षण में कि साध्य न होकर साधन। अर्थात क्या, कि समिति जो है एक साधन है। साधन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? उदाहरण के रूप में जैसे हम किसी स्थान पर जा रहे हैं तो किस साधन के द्वारा जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक शहर से दूसरे शहर की तरफ जब जाते हैं तब बस के द्वारा या ट्रेन के द्वारा जाते हैं, तो जो बस या ट्रेन है वह हो गया साधन। उसी प्रकार से समिति एक साधन है किसी कार्य को साधने के लिए। तो अर्थात कार्य जो हो गया वो हो गया साध्य और उस कार्य को साधने के लिए समिति हो गई साधन। फिर अगला बिंदु आता है औपचारिक संबंध। तो समिति के जो आपस में सदस्य हैं उसमें समिति से संबंधित कार्यों के लिए औपचारिक संबंध बनाए गए हैं। अगला आता है अस्थायी प्रकृति। अस्थायी प्रकृति अर्थात क्या, कि जब भी कोई समिति बनाई जाती है तो और जब वो कार्य का उद्देश्य पूरे हो जाता है तो फिर वो समिति भंग की जा सकती है। अर्थात कैसे? जैसे इस प्रकार से कि जैसे मान लीजिए कॉलेज में एक हमने इस वार्षिक उत्सव हुआ, तो वार्षिक उत्सव के अंतर्गत कोई भी समिति कार्य करने के लिए 4-5 समितियों का गठन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि है ना, स्टेज सजाने के लिए एक समिति है, उसमें 4-5 लोग हैं। निर्णायक की एक समिति है और प्रतियोगिता के लिए अन्य समितियाँ, ऐसे अलग अलग समितियाँ बना दी जाती हैं। और जैसे ही वार्षिक उत्सव समाप्त हुआ और वह समिति भी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से समिति जो है अस्थायी प्रकृति की होती है। अगला बिंदु आता है ऐच्छिक सदस्यता। ऐच्छिक सदस्यता अर्थात क्या, कि इस समिति के सदस्य जो हैं ऐच्छिक हो सकते हैं। उसमें आवश्यक नहीं है कि उनका उसकी अनिवार्यता ही है। आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है समूह के सदस्यों की कि आप इसके सदस्य रह सकते हैं, बनना चाहते हैं या नहीं। फिर अंतिम बिंदु आता है नियमों पर आधारित। अर्थात समिति के जो सदस्य हैं वो मिलकर के और समिति के कार्य के उद्देश्य के आधार पर कुछ नियम बनाए जाते हैं और उन नियमों के अंतर्गत रहकर ही एक समिति कार्य करती है। ठीक है, तो जो ये सब जो है समिति के लक्षण हैं और यही विशेषताओं के अंतर्गत भी आते हैं। अब हम ये देखेंगे कि किसे हम समिति कहते हैं और किसे हम समिति नहीं कहते। इसे कुछ उदाहरण के द्वारा समझाया जा सकता है। जैसे समाजशास्त्रीय भाषा में हम जब समिति कहलाते हैं किसी विशेष उद्देश्य को लेकर, तो समिति के ऐसे उदाहरण भी आते हैं कि समितियों का जो निर्माण है या तो वो स्वतः होता है या फिर निर्माण किया जाता है। इस रूप में हम यदि फैमिली की बात करें तो क्या परिवार एक समिति है? तो मानवीय समाज व्यवस्था में परिवार जो है एक संगठन है, क्योंकि सामाजिक संगठन के जो तत्व हैं वो किस में पाए जाते हैं? परिवार में।
इस दृष्टि से परिवार को हम क्या कहते हैं? सामाजिक समूह तो कहते हैं, समुदाय भी कहते हैं, संस्था और साथ में समिति भी कह सकते हैं, क्योंकि सबका जो है परिवार जो है एक आदर्श सामाजिक समूह कहलाता है। समूह में प्राथमिक जो संबंध हैं वो भी पाए जाते हैं। इन संबंधों में जो है निरंतरता और स्थिरता के तत्व होने के साथ में उसमें घनिष्ठता बढ़ जाती है। ठीक है। और इस सामाजिक संगठन में जो सामाजिक सामूहिकता का जो एक आवश्यक तत्व होता है वह है समिति। तो इस दृष्टि से परिवार को एक समिति मानने में लेश मात्र भी कठिनाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि सामाजिक समूह की दृष्टि से जो परिवार है उसमें एक स्त्री, पुरुष और कुछ बच्चे होते हैं, आपस में एक सूत्र में सामाजिक संबंधों में, बंधनों में बंधे हुए रहते हैं। और इसके द्वारा जो सामान्य उद्देश्य होता है, सहयोग की भावना का भी आभास होता है। तो इसलिए परिवार को सामाजिक समिति कह सकते हैं। और क्योंकि इसमें जितने ये जो लक्षण हैं वो समिति के लक्षण या जो समिति की विशेषताएं या सामाजिक समूह की जो विशेषताएं हैं वो सब परिवार में दिखाई देती हैं। इसलिए इसे सामाजिक समूह कहने में लेश मात्र भी शंका नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से परिवार एक सामाजिक समिति है। दूसरा, हम राज्य को एक समिति कह सकते हैं क्या? तो किसी निर्धारित उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु ये संगठित होती है और इसी कारण से इसे राज्य का दर्जा मिलता है। इसके भी कुछ सामान्य नियम होते हैं, उद्देश्य होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखना। इस प्रकार से और सदस्यों के जो नियम होते हैं उसके विरुद्ध आचरण करने पर उसे त्यागने के लिए बाध्य कर सकती है, दंड दे सकती है। तो इस प्रकार के ये सारे जो लक्षण हैं ये भी राज्य में दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से राज्य को भी एक समिति का दर्जा दिया जा सकता है। ठीक है। तो आज हमने समिति के क्या लक्षण हैं और परिवार या राज्य ये एक उदाहरण के रूप में बताया है कि इसे हम समिति का नाम दे सकते हैं। इस पर आज हमने चर्चा की है। अगली कक्षा में किसी और बिंदु को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।